जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मैं यहाँ पे कवर करूंगा और कुछ उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी आपको देता हूँ। आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपका इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होगा वो तो मैं कवर कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ हाईलाइटेड न्यूज थी, उसको मैं कवर करना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। तो क्या है, इंडिया की बात करी जा रही है यहाँ पे, इंडिया और स्पेन की। तो ये दो कंट्री की लोकेशन भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के रिस्पेक्ट में स्पेन की, जो कि यहाँ पे अटैक एक हुआ है इजराइल के द्वारा। आपके इंडियन एयरफोर्स पे भी अटैक हुआ है और स्पेन के मिलिट्री या फिर आर्मी पे कह दीजिए, उस पे भी अटैक हुआ है। जो किसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड है UNFIL। तो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, यहाँ पे फोर्स भेजा गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। यानी हम लोग यूनाइटेड नेशन में भेजे, यूनाइटेड नेशन यहाँ पे ये फोर्स भेजा है। किस चीज के लिए, तो सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द पीपल के लिए यहाँ पे भेजी गई है चीजें। अब बातें क्या निकल के आ रही हैं, यहाँ पे जो पीस कीपिंग फोर्स है, इन्हीं फोर्स को पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं, जो यहाँ पे स्पेन भी भेज रखा है प्लस इंडिया भी भेज रखा है। इन फोर्स के ऊपर इजराइल ने अटैक किया है, जिसके कारण कई लोगों की जानें भी गई हैं। अब यहाँ पे डील निकल के आ रहा है, पीएम मोदी और यहाँ पे जो पेड्रो सैंचेज हैं, जो स्पेन के यहाँ पे लीडर हैं, वो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। टाटा का एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे वडोदरा में इनोग्रेट हुआ है, जो क्या बनाएगा, C295 मैन्युफैक्चर करेगा। तो कहाँ पे ये है, वडोदरा में खुल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, तो यहाँ पे किससे डील हुई है, स्पेन से डील हुई है। कहाँ पे बन रहा है, गुजरात में वडोदरा में बन रहा है। और क्या इसका नाम है, C295। कितनी हो रही है, कितनी सारी, तो ये अगर बात करें तो 56 यहाँ पे टोटल है। 56 में से FAL जो नाम दिया गया है, FAL फाइनल असेंबली लाइन, FAL जो है 40 बनाएगा और 16 एयरक्राफ्ट उड़ के अपने देश में आएंगे इनकी कंट्री से। तो ये पूरी डील हो गई। अब बात आती है UNFIL का। तो यूनिफिल क्या है, यूनिफिल आपको पता है यूनाइटेड नेशन का ये एक फोर्स है, जो आपको जहां जहां पे पीस डिस्टर्ब होता है वो यूनाइटेड नेशन अपना फोर्स भेजता है। तो उसमें कई कंट्री मदद करती हैं। इंडिया की जो बात है, 903 ट्रूप्स, 903 ट्रूप्स जो है मिलिट्री की यहाँ पे है, प्लस स्पेन की 676 ट्रूप्स यहाँ पे सोल्जर यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इसी पे इजराइल ने अटैक किया है, जिसको दोनों यहाँ पे दोनों देश के लीडर ने स्लैम किया है, इसकी निंदा की है। तो ये अभी तक का टोटल न्यूज निकल के आ रहा है। आइए चलते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज की डिटेलिंग बैकग्राउंड भी जरूरत है कि स्पेन है कहाँ। तो आपका प्यारा इंडिया यहाँ पे है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप इसको देखेंगे तो आपको नजर में आएगा स्पेन कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत अच्छा तो क्लियर नहीं हो पा रहा है आपको, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें डिटेलिंग तो ये कहीं ना कहीं बॉर्डर टच करता हुआ नजर आ रहा है, पूरी क्लियर हो जा रही है। तो फ्रांस से यहाँ पे और पुर्तगाल से, तो दोनों से बॉर्डर टच कर रहा है यहाँ पे। और ये एक जिब्राल्टर स्ट्रेट है, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पड़ते हैं। ये आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया पूरा, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां से जो डील निकल के आ रही है ना, वो इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग से भी क्वेश्चन खड़ा कर देता है। अब अगर बात करें एडिटोरियल की तरफ जाने से पहले आपको बता दें, अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए देखते हैं एडिटोरियल आज का क्या निकल के आ रहा है। तो एस्केलेशन लैडर मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वार है, और भी ज्यादा बढ़ती हुई ही चली जा रही है, उसी चीज को लेके यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, ताकि किस प्रकार से यहाँ पे क्या सलूशन है। जैसे कि हम बात करें, ईरान भी, इजराइल, लेबनान, ईरान, ये जो इस्लामिक स्टेट हैं कुछ, वो भी इसमें कूद पड़े हैं। तो क्या क्या कारण है, उसकी आज की एडिटोरियल की एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। इजराइल की बात करें तो इजराइल की जो एयर स्ट्राइक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और ईरान पे भी सैटरडे को यहाँ पे
हुई है। तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट निकल के दिन पर दिन आता हुआ जा रहा है। कहाँ पे? ये वेस्ट एशिया में। तो वेस्ट एशिया, ईरान कहाँ पे है? तो ईरान आपको यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपका ईरान। तो इस वाले बेल्ट की बात करी जा रही है। ये बेल्ट काफी कॉन्फ्लिक्टेड चल रहा है अभी। अब अगर बात करें तो इजराइल ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं किया है जो अटैक किया है, ये करता ही रहता है अटैक। क्यों? क्योंकि इजराइल की उत्पत्ति ही कहीं ना कहीं ऑक्युपाई करके ही हुई है। वो पूरी डिटेलिंग थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग में दूंगा। अगर इजराइल की अटैक की बात करें यहाँ पे, तो डिफेंस सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम इन इस्फहान इन रिटेलिएशन यहाँ पे बात करी जा रही है अगेंस्ट डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक। तो ये इसके पास मिलिट्री इक्विपमेंट तो बहुत ज्यादा है, प्लस यूएस का इसके पास कहा जा रहा है सपोर्ट भी है, प्लस इसके पास मैन पावर के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी पावर है, लोगों का सपोर्ट है, जिसके कारण ये किसी भी हद तक ये जाने को तैयार है। ये बैक मुड़ के देखने के लिए नहीं तैयार है, ये किसी भी हद तक आगे जाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि इसको जो है वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्री है यूएस जैसी, वो इसको समर्थन दे रही है, डायरेक्टली समर्थन दे रही है, ऐसा कहा जा सकता है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो जुलाई में अगर कंसिडर करें तो इस्माइल हनिया जो एक पॉलिटिकल चीफ थे हमास के, उनको तेहरान में मार दिया गया। लेकिन इजराइल यहाँ पे क्या कह रहा है? कभी भी इस बात का क्लेम ही नहीं किया कि हमने ऐसा कुछ किया है, जबकि उसने अटैक किया है। तो इजराइल इस प्रकार का अनाउंस किया स्ट्राइक, और जो उसके फाइटर हैं वो ईरान में ही थे, और वो क्लेम लिया भी नहीं कि हमने मारा है या नहीं मारा है, ऐसा कुछ उसने बोला ही नहीं। इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। कुल मिला के इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल ऑक्युपाई करना चाह रहा है, और वहां के जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनको रिकॉग्निशन ही कंट्री के रूप में नहीं दे रहा है, ना सिविलियन के रूप में दे रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। खास करके क्या, जो नैनोटल बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको टारगेट करी जा रही है, वुमेन को टारगेट करी जा रही है, ताकि इनकी जनरेशन ही समाप्त करी जाए। तो एक बड़े स्तर पे होमिसाइड चल रहा है। नेक्स्ट बात अगर करी जा रही है आयतुल्लाह खमैनी की, जो 85 ईयर ओल्ड सुप्रीम लीडर हैं वहां के, उन्होंने कहा तेहरान भले ही इतना आपके समक्ष नहीं खड़ा है, आपके मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजी पावर, इन सब पे नहीं खड़ा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस चीज से कॉम्प्रोमाइज किस हद तक करेंगे ये ईरान जानता है, और ईरान इस सब चीज की एक बैलेंस तरीके से लेकर के आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, आपके इस गलत अटैक से हम चुप भी नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आ रहा है, कहीं ना कहीं जो मुद्दे निकल के आ रही हैं, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है इजराइल में और ईरान में। अगर देखा जाए बराबर का कोई बातें नहीं चल रहा है। तो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी यहाँ पे अगर देखा जाए जो वो ईरान के पास है, लेकिन अगर इजराइल की बात करें तो ये एक पहला ऐसा बात कही जा रही है वेस्ट एशिया की, जो ओनली न्यूक्लियर पावर है वेस्ट एशिया में। तो इजराइल ओनली न्यूक्लियर पावर है वेस्ट एशिया में, और जिसको यूएस की डायरेक्ट प्रोटेक्शन है और सप्लाई भी है, इक्विपमेंट है वेपन की, जिसके कारण ये इतना आसानी से अपने इन कॉन्फ्लिक्ट, वार, बैटल, कुछ भी कह लीजिए, इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। तो क्यों लेबनान अगर कूदा तो उसको भी अटैक कर रहा है यहाँ पे, और दूसरी बात ईरान आया उसको भी अटैक कर रहा है, और भी जो भी इस्लामिक स्टेट आ रहा है उसको भी अटैक कर रहा है, तुर्की आएगा उसको भी अटैक कर रहा है। तो ये जो कंट्री है इजराइल, इजराइल किसी से यहाँ पे दबने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पीछे किसी का बहुत बड़ा हाथ है। तो इजराइल डिफेंस फोर्स यहाँ पे F-35 यूएस के द्वारा दिया गया यह बहुत ही एडवांस फाइटर जेट है, जो F-35 ये उड़ाते हैं, और मल्टी लेयर डिफेंसिव शील्ड है इसके पास। ईरान की बात करें तो ये प्रैक्टिकली अपने पैरों पे ही खड़ा है। कौन इसको सपोर्ट दे रहा है? एक इस्लामिक स्टेट को छोड़ के। तो इस्लामिक स्टेट में कितनी सारी टेक्नोलॉजी है वो हम लोग सब जानते हैं। यूएस की बात करी जाए तो बहुत सारे सैंक्शन भी ईरान पे लगाते चला जा रहा है, और रसिया और चाइना खुल के इसके समर्थन में आ नहीं पा रहे हैं। हालांकि ऊपर ऊपर समर्थन है, लेकिन खुल के आ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, तो ये अपने ही हालातों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। कौन? ईरान। कुछ इसकी एक्सिस पावर है ईरान की, जैसे कि हमास और हिजबुल्लाह, ये दो ग्रुप हैं जो वहां पे
इनको कई कंट्री आतंकवादी कह रहे हैं, जैसे यूएस वाले हो गए, इजराइल वाले हो गए, लेकिन ये अपने ही कुछ अलग मुद्दों को लेके लड़ते हैं। तो इनको इस प्रकार से कह देना आतंकवादी बहुत हद तक सही नहीं होगा, क्योंकि इनकी अपनी एक नीड है, नेसेसरी है, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो अपनी डिमांड रखते हैं, जिसके कारण वो मिलिट्री के रूप में, मिलिटेंट के रूप में माने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, इसराइल क्लियरली कर दिया है कि कोई कितने भी लंबे समय हो जाए, हम वार को जाएंगे अगर लोग वार चाहते हैं तो, और हम जितना मर्जी उतना यहाँ पे खून भी बहाएंगे। इस प्रकार की भी चीज है। तो इजराइल इस तरीके से करेगा तो ईरान भी जितना दम होगा वो भी करेगा। इस प्रकार से ईरान भी बोलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात करी जा रही है एनर्जी ट्रेड की। अगर बात करें गल्फ में, तो ईरान के पास है, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ईरान के पास ऑयल का भंडार है, जो एक एनर्जी की सबसे बड़ी डिमांड हो गई है इस समय में। अब वर्ल्ड जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे जा तो रहा है, लेकिन कितना चला गया है अब? 1%, 2%, 3% कितना चला गया? बहुत ज्यादा तो है नहीं। अभी भी कोल और फ्यूल पे ही सारे कंट्री चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे ईरान के एनर्जी ट्रेड की बातें कोई नहीं कर रहा है। सारे लोग वर्ल्ड की इकोनॉमी डार्कनेस में छोड़ के आगे बढ़ने का बात कर रहे हैं। यूएस भी कहीं ना कहीं इजराइल के साथ यहाँ पे हमेशा खड़ा रह रहा है। अब यहाँ पे बात क्या निकल के आ रही है, ईरान जो है लार्जर इंटरेस्ट की अगर बात करें इस रीजन में, तो एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट लेनी चाहिए कि आप स्ट्रेटेजिक आइडियोलॉजी को फॉलो करके इस चीज को डील करें, ना कि आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, आप वार के लिए खड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं और वार एक्सकलेट होगा, इसीलिए एक्सकलेशन यहाँ पे टर्म यूज किया गया है। अब यहाँ पे एडिटर क्या कहते हैं, इजराइल जो है ईरान पे वार कर रहा है और उसकी ईरानी एम्बेसी में जाकर के उसकी डेमेस्कस में 1 अप्रैल इस साल को यहाँ पे अटैक किया, जिसके कारण वहां पे कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ईरान एम्बेसी में इजराइल जाकर के अटैक भी किया था। और वेस्ट एशिया में अगर दोनों लोग शांत प्रिय रंग से ढाना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ के बातें करनी होगी, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को अपनाना पड़ेगा। तो ये थी सारी डिटेलिंग। अब थोड़ी सी अगर और आगे बढ़ के हम इजराइल की डिटेलिंग को देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। इजराइल की डिटेलिंग को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे इजराइल बना। प्रेजेंट का इजराइल ये है। वैसे तो मैं मानता हूं ये 2020 का है, लेकिन 2024 का कुछ अलग ही ये हरा वाला पैटर्न हो जाएगा। अब समझ लेते हैं पैलेस्टीनियन की लॉस कैसे हुई और 1947 से लेकर प्रेजेंट तक का इसमें कहानी दर्शाया गया है। तो 2 मिनट में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस स्लाइड के माध्यम से। देखिए, 2 सेटलमेंट है। एक पैलेस्टीनियन का लैंड है जो ग्रीन है, सबसे पहले यहाँ पे पैलेस्टीनियन ही थे। दूसरी बात जेविस थे, जिन्हें हम इजराइल आज बोल रहे हैं, जेविस सेटलमेंट। तो जेविस सेटलमेंट व्हाइट वाले थे। देखिए कैसे जेविस और पैलेस्टीनियन 2 ग्रुप यहाँ पे थी। इसीलिए 2 कंट्री की 2 नेशन थ्योरी यहाँ पे मानी जा रही है। कई सारे कंट्री यूएन के यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दी है, लेकिन यूएस जैसी कंट्री, इजराइल जैसी कंट्री पैलेस्टीनियन को कोई कंट्री नहीं मानती है। अब 2 ग्रुप, पहले जेविस का लैंड था ही नहीं है, पैलेस्टीनियन का लैंड था। लेकिन 1947 से धीरे धीरे करके पार्टीशन प्लान आया 1947 में। वो कहा इन्होंने, ठीक है, ये जेरूसलम वाला रीजन और ये इजिप्ट से, ये इजिप्ट है आपका, इजिप्ट से बॉर्डर टच करता है, ये गाजा वाला रीजन और ये रीजन आप हमें दे दीजिए, आप भी शांति से रहिए, हम भी शांति से रहेंगे, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पार्टीशन प्लान 1947 में आया। तो इजरायली लैंड व्हाइट वाला देख सकते हैं, पैलेस्टीनियन लैंड था। लेकिन 1949 से लेकर 67 तक यहाँ पे आपका कितने साल, 6-7 साल की वार चलती है, जिसके कारण ये हरे वाले लोग सिमट के इसी रीजन में रह जाते हैं और इजराइल अपना एक्सपेंशन कर लेता है। इजराइल जैसे ही अपना एक्सपेंशन करता है तो अपना हर एक प्रकार से टेक्नोलॉजी में, जियो पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, हर चीज में, ट्रेड में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर लेता है, जिसके कारण पावर इसके साथ रिजेंबल करती है, रिसाइड करती है और पैलेस्टीनियन पीपल को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो कभी ऑलमोस्ट कंप्लीट थे वो निकल के कितने आ जाते हैं, ये देखिए इस स्लाइड में। तो ये आज के समय की हालत हो गई है इजराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की है। अब लोकेशन की बात करें थोड़ी सी, तो देख सकते हैं ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ये डेड सी है, ये लेक टिबेरियस है और ये आपका वेस्ट बैंक है जिसपे सिमट के रह गए हैं। गाजा जहां पे अटैक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, और ये वाले पार्ट में थोड़े से रहते हैं। तो गाजा वाले पार्ट में पैलेस्टीनियन रह रहे हैं, इस वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ पे भी इतनी बमबारी हो रही है। लेबनान अभी अटैक किया
लेबनान पे भी हो रहा है। गोलन हाइट सीरिया से ऑक्युपाई कर ही लिया है इजराइल। तो ये गोलन हाइट से भी क्वेश्चन आया था। तो ये यहाँ पे सारी डिटेलिंग आपको मैं दिया। आशा करता हूं अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें एक इंस्पिरेशन मिले। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नया इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, उसकी डिटेलिंग को हम समझेंगे। फंडिंग फ्रीज किया गया है किस चीज का, तो एमजी नरेगा का, और ये वेस्ट बंगाल में ऐसा कार्य चल रहा है। तो जब काम ही नहीं होगा तो काम का पे कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है, 2022 में, मार्च 2022 की बात कह रहे हैं एडिटर की मनरेगा की जो फंडिंग थी वेस्ट बंगाल में वो कर दी गई है फ्रीज। 2022 से बात करिए, अभी 2024 चल रहा है। जब फ्रीज ही कर दीजिएगा तो ये चलेगा कैसे स्कीम। जब चलेगा नहीं स्कीम तो इन लोगों की हालत क्या हो जाएगी, और ज्यादा भुखमरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पर डे वेज अर्नर है। ये एक दिन कमाओ तो रोटी चूल्हा जलेगा घर का, नहीं कमाओ तो नहीं जलेगा। तो वही है, कहीं से इनको मांगना पड़ जाता है। अब इस प्रकार की स्थिति है अपने देश में। तो ये जो है रामबाण थी, ये स्कीम वर्ल्ड में रिनाउंड स्कीम थी। इस स्कीम ने भारत की रीढ़ की हड्डी को सही किया था। ये इतनी पावरफुल स्कीम थी। एक छोटे तबके को कम से कम 10,000 प्लस रुपए महीना कमाने की यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या था, ये अपॉर्चुनिटी दिया था ये स्कीम। लेकिन आज के डेट में वेस्ट बंगाल में देखिए हालत क्या हो गई है। अब जब सेंटर इस स्कीम की फंडिंग को ही रोक देगा तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये सारी चीजें हैम्पर हो जाएंगी, अपने ही कंट्री में पुनः निकल के आएंगी, रिजेंबल होंगी। अब यहाँ पे एमजी नरेगा की बात कर रहा है कि कितने व्यक्ति यहाँ पे एमजी नरेगा में 21-22 और 22-23 में एम्प्लॉयमेंट मिला था। यूपी में देखिए क्या हाल है, बिहार में देखिए नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखिए झारखंड में देखिए नेगेटिव, उड़ीसा में देखिए नेगेटिव, वेस्ट बंगाल में तो लाइन लगी है। अब यहाँ पे नीली वाली लाइन 22-23 की है, ये 21-22 की है। तो 9.5 यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इतने सारे वर्कर परसेंटेज में आप देख सकते हैं, बहुत सारे वर्कर यहाँ पे जितना कंप्लीट बोल सकते हैं, नो वर्क नो प्ले वाली चीज चल रही है आपके कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में चल रही है। नंबर ऑफ कंप्लीट वर्क कितना हुआ है वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए तो कंप्लीट वर्क देखिए यहाँ पे 2019 से उठा है और 23 में कैसे नीचे आ गई है। जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट वो देखिए उठे हैं और ये भी आके स्टैंड स्टिल हो गए हैं, और टेकन अप जो नए नए प्लान है वो भी चले, वो भी बंद ही हो गए हैं। इस प्रकार की परिस्थिति चल रही है। अब आप जाती है एमजी नरेगा के बारे में कम से कम बैकग्राउंड तो जान ले। इतना सारा एडिटोरियल आ गया इंपॉर्टेंट, तो उसकी बैकग्राउंड भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। एमजी नरेगा की अगर बात करें तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे एमजी नरेगा बोला जाता है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे पहले नरेगा बोला जाता था, यह इंडियन लेबर लॉ है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। सोशल सिक्योरिटी का, चलो भैया आपको कुछ रोजगार नहीं है तो आप कम से कम एक दिन में 200 से लेके 500 रुपए तक आप कमाइए। आपको इस प्रकार की सुविधाएं देता है क्या, कि 100 डेज की आपको जॉब दी जाएगी साल में एटलीस्ट, ये फिक्स होगा, नहीं तो आपको भत्ता भी प्रदान करी जाएगी। तो ये गारंटी है राइट टू वर्क के अंतर्गत। ये एक्ट पास किया गया कब, 23 अगस्त 2005 को गवर्नमेंट पास करती है। यूपीए गवर्नमेंट पास की है, याद रखिएगा, कांग्रेस जिसे हम यूपीए गवर्नमेंट कहते हैं। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। इन्होंने इकोनॉमी में एक बहुत ही व्यापक सुधार लाया, जिसके कारण भारत की आज इस स्थिति तक पहुंचने में मदद हुई है। अब ये बिल जो है पार्लियामेंट तक पहुंची, उस समय मिनिस्टर कौन थे, रूरल डेवलपमेंट रघुवंश प्रसाद सिंह थे। तो इसका उद्देश्य क्या है अगर बात किया जाए, उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो लोगों को जीविका मिले, रूरल एरिया में उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, एटलीस्ट कम से कम 100 दिन का उनको फाइनेंशियल ईयर में रोजगार प्राप्त हो, ये इसकी कामना थी। अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर की, इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूं, अनस्किल्ड जो फावड़े चलाते हो, कुदार चलाते हो, गिट्टी ढोते हो, ईंटें धोते हो, सफाई करते हो, उनकी बात करी जा रही है। वुमेन आर गारंटीड 1/3 ऑफ द जॉब, तो वुमेन को 1/3 ऑफ द जॉब की गारंटी है एमजी नरेगा में। और दूसरी बात करी जा रही है इसके एम की, तो एमजी नरेगा ये क्रिएट करता है ड्यूरेबल एसेट।
जैसे कि रोड बनाना, कैनाल बनाना, तालाब बनाना, कुएं बनाना, और एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करेगा 5 किलोमीटर के अंदर। ये नहीं कि आप रह रहे हैं एक गांव में, आपको 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाके आप तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ही अलग लगे, आपका कमाएंगे क्या आप बताइए। तो अच्छी सुविधाएं इसमें दी गई थी, इजीनेस दी गई थी। और इफ वर्क अगर प्रोवाइड नहीं किया गया 15 दिन के अंदर, जब तक आप अप्लाई करते हैं, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेगा, भत्ता प्रदान किया जाएगा। एक्ट प्रपोज किया गया था 1991 में। उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। एमजी नरेगा इंप्लीमेंट किया जाता है मेनली बाय ग्राम पंचायत। ये याद रखिएगा, इंप्लीमेंट ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। आपके विलेज में ही एमजी नरेगा इसको रेगुलेट करती है अपने ग्राम के लिए। एक्ट कब शुरू हुआ? तो 2 फरवरी 2016 को। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के एमजी नरेगा, महात्मा गांधी वर्ड जोड़ दिया गया है। नरेगा से महात्मा गांधी बनने का सफर यहाँ पे 2009 में समाप्त शुरू होता है। तो ये इसकी पूरी डिटेलिंग थी। अब कुछ डिटेलिंग और देखा जाए कि नो वर्क नो प्ले पे में इन लोगों को कैसी कैसी समस्याएं सामना करनी पड़ रही है। तो नंबर ऑफ पर्सन जो वर्किंग है एमजी नरेगा के अंतर्गत, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखिए यूपी का क्या हाल है, बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, और बुरा हाल है। अगर कंप्लीशन की बात करें यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से ये रेशियो चल रहा है। वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड, कितने घर यहाँ पे 1000 में है, ये सब 1000 में है। तो अगर बात करी जाए तो वर्किंग अंडर एमजी नरेगा 8000 यहाँ पे के आसपास हाउस होल्ड यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और 6000 के आसपास यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, 4000, 2000। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे कम SC ST लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं। तो SC ST की कैटेगरी बहुत नीचे है, इसमें जॉब ही नहीं ले रहे हैं। अदर्स और टोटल जो है इनकी भी संख्या गिर रही है 2023 में। 19 में देखिए इनकी संख्या यहाँ पर थी, और 23 में देखिए ये यहाँ पे आ गए हैं। तो क्या है ये रेशियो? ये रेशियो क्या है? कहीं ना कहीं इसकी फंडिंग गिराने की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नो वर्क नो पे सिस्टम शुरू हो गया है। वही बात करी जा रही है, परसेंटेज शेयर की बात करी जा रही है। हाउस होल्ड की अगर देखें तो एसटी की देखिए गिर के आई है, एससी की, और अदर्स की यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है। वहीं पे बात करी जा रही है परसेंटेज वेज मटेरियल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना सामान आया, उसकी अगर बात करी जाए 2023 में देखिए क्या हाल हुआ है। मटेरियल यहाँ पे आया ही नहीं, और 22 में भी मटेरियल आया ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन और मटेरियल 21 में आया, वो भी कम आया, लेकिन इन 2 ईयर में यहाँ पे खत्म ही हो गया। अब वेस्ट बंगाल में फंड ट्रांसफर की बात करी जा रही है सेंटर के द्वारा, फंड ट्रांसफर ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग और जनरेटेड, तो पेंडिंग यहाँ पे 100% दिखा रहा है, और फंड ट्रांसफर की बात करी जा रही है तो यही फंड ट्रांसफर हुए हैं 22 से लेके 23 तक। यहाँ पे 98% 100% फंड ट्रांसफर रोक दिए गए हैं 22 से ही, जो कि मैं इस एडिटोरियल में आपको बताया। तो आशा करता हूं जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं वो क्लियर होगा। अगर आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमें और इंस्पिरेशन मिले, आगे और वीडियो लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।